अब हम बात करेंगे सूत्र 9 के बारे में। अहो विकल्पितं विश्वम अज्ञानान्मयि भासते रूप्यम सुक्तो फणिरज्जो वारी सूर्यकरे यथा। इसका भावार्थ है, महान आश्चर्य है कि अज्ञान से विशेष रूप से कल्पित यह संसार ज्ञान से मुझको बिल्कुल उसी प्रकार लग रहा है जैसे सीप में मोती, रस्सी में सांप एवं जल में सूर्य की रश्मियां यानी किरणें प्रतीत होती हैं। राजा जनक को आत्मज्ञान हो जाने से उनका जगत के प्रति जो भ्रम है वह दूर हो गया। उनको अनुभव हो गया कि मेरा सच्चा स्वरूप यह चैतन्य आत्मा ही है, शरीर नहीं है। ऐसे ही इस संसार का वास्तविक स्वरूप आत्मा है, भौतिक पदार्थ नहीं। यह संसार जैसा प्रतीत होता है वैसा है नहीं, केवल कल्पना मात्र है। जो अज्ञानतावश वास्तविक जैसा लगता है, यह जगत सीपी के समान महत्वहीन है, परंतु मोती के समान मूल्यवान प्रतीत होता है। यह रस्सी के समान निर्जीव है, परंतु अज्ञानतावश सर्पवत प्रतीत होता है। यह जल में सूर्य की किरणें की शंका के समान दिखाई पड़ता है, अर्थात इस मृग मरीचिका में सिर्फ जल की भ्रांति मात्र होती है। वह तृप्ति नहीं प्रदान कर सकती, अर्थात वह प्यास नहीं बुझा सकती। इन 3 दृष्टांतों के द्वारा 3 तथ्य का प्रकटीकरण हुआ है। सीपी में मोती का अर्थ है, यह मोती के समान अनमोल और आकर्षक दिखाई देता है, जबकि वास्तव में सीपी के समान मूल्य रहित है। सांप के समान भयभीत करने वाला दिखाई पड़ता है, परंतु वास्तव में रज्जु के समान यानी रस्सी के समान निर्जीव और जल की भ्रांति होती है। यह प्राणी को शांत कर सकेगा, परंतु इन सांसारिक विषय भोगों की प्यास इस संसार के भोगों से आज तक किसी की शांत नहीं हुई है। वह मृग जल के समान तड़पता ही रह जाता है। वह परारांत हो जाते हैं, प्राणी और अधिक प्राप्त करने की इच्छा में ही अपना मूल्यवान जीवन व्यर्थ कर देता है। इसलिए इसे मृग मरीचिका कहा गया है। यह सत्य नहीं है, माया जाल है, भ्रांति मात्र है। अब बात करते हैं सूत्र 10 के बारे में। मत्तो विनिर्गतं विश्वं मय्यैव लयम् इष्यति मृदि कुंभो जले विचिहि कनके कटकं यथा। इसका भावार्थ है, मुझसे पैदा हुआ यह संसार मुझ में उसी प्रकार लय हो जाता है जिस प्रकार घड़ा मिट्टी में, लहरें जल में एवं संपूर्ण आभूषण अपने नाम रूप के साथ स्वर्ण में लय को प्राप्त हो जाते हैं। ऊपर बताए गए उदाहरण कार्य कारण के नहीं हैं, उसमें एक से दूसरा उत्पन्न नहीं होता, दूसरा पहले का परिमाण नहीं है। इनमें तो एक ज्ञान की किन्हीं कारणों से दूसरों पर आरोपित हो गया है। किसी जगह पर स्मृति रूप से पहले देखी गई वस्तु का ज्ञान आरोपित कर दिया जाए तो वह अध्यास कहलाता है। यह अध्यास ही एक परिभाषा है। जब राजा जनक कार्य कारण के सिद्धांत द्वारा अपने अनुभव को वर्णन करते हैं, यह मान्यता सांख्य दर्शन को मानने वालों की है। मिट्टी से घड़ा बना, जल से तरंगे उत्पन्न हुई, सोने से आभूषण बने। इसी बात को कुछ ऐसे भी कहा जा सकता है कि मिट्टी घड़ा बनी, जल तरंगे बना, सोना आभूषण बना। तो इस प्रक्रिया से घड़ा, तरंग और आभूषण के कारण में कोई दोष उत्पन्न हुआ नहीं, क्योंकि जब कार्य नष्ट हो गया तो कारण जस का तस था। कार्य अपने कारण में ही तो विलीन हुआ। घड़ा टूट गया पर मिट्टी रह गई, तरंगे नष्ट हो गई पर जल रह गया, आभूषण टूट गए पर सोना बच गया। मिट्टी, तरंगे और आभूषण इत्यादि कार्य किसमें विलीन हुए? अपने अपने कारणों में। आत्मरूप यह संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही विद्यमान रहता है और फिर मुझ में ही लय हो जाता है। कार्य दृष्टि से देखने में आरंभ लगता है, परिणाम प्रतीत होता है, परंतु कार्य दृष्टि से तो न प्रारंभ है न ही परिणाम। यह तो एक खेल सा प्रतीत होता है। जैसे एक मनुष्य नाटक में जब अपने अभिनय का करता है प्रदर्शन, तो वह उसमें कभी नायक बनता है, कभी खलनायक, कभी राजा, कभी गरीब, कभी पिता, कभी पुत्र।
परंतु जैसे ही नाटक समाप्त हो जाता है उनमें से कुछ भी नहीं रहता है। वह तो एक मनुष्य होता है जो विविध नाम रूपों में सर्वदा रहता है। पकड़ के मेघालय के जाता हो घसिया मोटकवा करिया। उनके न होने पर भी अस्तित्वमान है। राजा जनक कहते हैं कि ऐसा ही मैं हूँ, मेरा स्वरूप है, मुझसे ही यह जगत उत्पन्न होता है, स्थिर रहता है तथा मुझ में ही विलीन हो जाता है।